नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार और कोश क्रम। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद में उसकी व्याख्या। इस कक्षा को देखने के बाद में कोश क्रम हो चाहे वर्ण विचार हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरा कोश क्रम और वर्ण विचार पूरा याद करवाऊंगा। किस प्रकार के प्रश्न आरपीसी पूछती है और किस प्रकार आगे पूछे जा सकते हैं, सारी जानकारी आज की इस कक्षा में आपको मिलने वाली है। आप सभी की बेहद डिमांड थी कि सर कोश क्रम वाला टॉपिक करवा दो, वर्ण विचार वाला करवा दो, तो मैंने सोचा क्यों ना वर्ण विचार और कोश क्रम दोनों को साथ में करवा दूं। ये सारा कंटेंट मैंने इस बुक में से उठाया है। इस बुक के अंदर जो प्रश्न दिए गए थे, पहले माइनर टेस्ट 1 के अंदर 31 प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न लिए और उनकी व्याख्या भी मैंने इस कक्षा के अंदर समाहित की है। पहले की कक्षाएं आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, जैसे साहित्य की कक्षाएं थी जो मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए लगाई थी, और आपके काव्य गुण दोष मतलब काव्य शास्त्र की जो कक्षाएं थी वो स्पेशली मैंने सेकंड ग्रेड के लिए लगाई। बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आया आपका, तब मैंने सोचा क्यों ना ये भी करवा दिया जाए। चलिए चलते हैं सीधे आज की कक्षा की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। अब आपको इसका उत्तर बताना है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक। इसका सही उत्तर है आपके शब्द। इसका सही उत्तर क्या होगा? शब्द। कैसे? वर्ण है सार्थक नहीं होते, कोई भी वर्ण है अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं देता। जब वर्ण है वो शब्द के रूप में, वर्ण जब मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं तब शब्द कब बनता है? जब वो सार्थक होता है, कोई ना कोई क्या देना चाहिए? अर्थ देना चाहिए। देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ये वर्णों का समूह है और वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। कै प्लस मैं प्लस लय बराबर कमल। तो कमल शब्द क्या है? एक सार्थक शब्द है, मतलब एक कमनीय फूल, मतलब काम वासना को जागृत करने वाला फूल, इस कमल शब्द का अर्थ है। उसके बाद आपके ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे माना जाता है? ध्वनि को माना जाता है, और इसको भाषा की मूल इकाई भी कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। तो प्रश्न दोनों प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो ये कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे माना जाता? ध्वनि को। या भाषा की मूल इकाई कौन सी? ध्वनि। और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी? ध्वनि। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। फिर आपके वर्ण, पहला था ध्वनि, उसके बाद वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर सीधा सीधा प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? वर्ण। फिर दूसरा प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वो है आपके वर्ण। मतलब सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, सबसे छोटी इकाई वर्ण, और प्रश्न पूछे सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि। और उच्चारण की दृष्टि से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि। ये इस प्रकार आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपके है शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है। अर्थ ना तो ध्वनि देती है ना वर्ण देता है, और अर्थ कौन देता है? शब्द। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है। और वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। तो ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। फिर शब्द से संबंधित तीसरा प्रश्न किस प्रकार? शब्द को भाषा की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। भाषा की आत्मा या प्राण तत्व कौन? शब्द। कौन? शब्द। फिर आपके वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। व्याकरण या भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वाक्य है। व्याकरण या भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या? वाक्य। नोट याद रखिएगा, व्याकरण या भाषा के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य। यानी कि वर्ण, शब्द और वाक्य, ये क्या है? व्याकरण या भाषा के मुख्यतः 3 अंग। ये था आपका पहला प्रश्न।
चलिए चलते हैं सीधे दूसरे प्रश्न की तरफ, क्योंकि ये अपना रिवीजन क्लास है और इसमें हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन। फटाफट आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 44, 52, 48। अब आपको बताना है कि हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। इसका आपके सही उत्तर है 44, विकल्प ब। देखते हैं व्याख्या। ये सारे प्रश्न अपनी बुक में से ऐसे ही प्रश्न हमने दिए और इस प्रकार की व्याख्याएं इस पुस्तक के अंदर दी गई है, चाहे व्याकरण का हो, चाहे साहित्य का हो, चाहे आपके काव्य शास्त्र का हो, चाहे हिंदी भाषा उद्भव और विकास का हो, सारे प्रश्न हमने इसी रूप में दिए। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44, जिसमें से 11 स्वर और 33 क्या है? व्यंजन है। याद रखिएगा, मूल शब्द पूछे तो। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 53 है। कितनी है? 53। याद रखिएगा, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी? 53। मूल पूछे तो कितनी? 44। इसमें देखिए आप वर्गीकरण देखिए अलग अलग। सबसे पहले मूल स्वर कितने? 11। मूल व्यंजन कितने? 33। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। कौन कौन से? स, त्र, ज, स्र। उत्क्षिप्त वर्ण कितने? 2। अयोगवा कितने? 2। और विशिष्ट व्यंजन 1। कुल मिला के कितने हो गए आपके? 53। कुल कितने हो गए? 53। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सबको पता है वैसे। अगला प्रश्न हमारा कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। अब आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपके विकल्प द, वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह या तो इस प्रकार पूछा जा सकता है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, या फिर वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। आगे देखिए, अब है अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी या अनाशवान। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में हो जाता है तथा जिसके टुकड़े या विभाजन न हो सके, वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। याद रखिएगा, वह ध्वनि या ध्वनियों का समूह, वह ध्वनि या ध्वनियों का समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में हो जाता है तथा जिसके टुकड़े या विभाजन न हो सके, वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। ई, उ, च और क, ये क्या है? आपके अक्षर है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वो वर्ण या फिर अक्षर। अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना आपको? अक्षर करना है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? जो हाल ही में शामिल किया केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली द्वारा, वो विशिष्ट व्यंजन कौन सा है? उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए, इसका उत्तर है आपके विकल्प से। ये आपके विशिष्ट व्यंजन है। देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये जो लेयर टाइप इसका उच्चारण मतलब दिख रहा है, तो इस विशिष्ट व्यंजन के रूप में 53वां वर्ण स्वीकार किया। कब? अगस्त 2024 के अंदर। विशिष्ट वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों यथा मारवाड़ी, हरियाणवी, गढ़वाली, कुमाऊनी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। ये लाइन याद रखिएगा, ये मैंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की एक पुस्तक है उसमें से ये पूरी व्याख्या उठाई है। तो याद रखिएगा, कौन कौन सी बोलियों के अंदर ये विशिष्ट वर्ण प्रयुक्त होता है? सबसे पहले मारवाड़ी, हरियाणवी, गढ़वाली, कुमाऊनी और उसके साथ साथ मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपियों वाली भारतीय भाषाओं में देखिए तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया में भी विशिष्ट ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। याद रखिएगा। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं
व्यक्ति, स्थान, भू आकृतियों के नामों में इनके प्रयोग किए जाने का अवकाश क्या है? अपेक्षित है, मतलब वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में विशिष्ट वर्ण को स्थान दिया गया है। चलिए, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग की दृष्टि से असंगत कथन आपसे पूछा जा रहा है। एक तो अनुस्वार और एक अनुनासिक। अनुस्वार सबको पता है क्या? ये अनुस्वार और ये वाला, सॉरी, ये आपके अनुस्वार और अनुनासिक। नासिकीय व्यंजन अंग य ण न म के बाद यदि कोई सहवर्गीय वर्ण आए तो नासिकीय व्यंजन अनुस्वार के रूप में अपने पूर्ववर्ती वर्ण के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा कथन, अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी में देशज और तद्भव शब्दों में किया जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में अर्थभेदक है और अनुस्वार में नासिका और मुंह दोनों से श्वास निकलता है, वहीं अनुनासिक में केवल नासिका से श्वास निकलता है। ये आपके हिंदी निदेशालय के द्वारा एक छोटी सी बुक जारी की गई, वहां से मैंने ये प्रश्न बनाया और वहां से इसकी मैंने व्याख्या की है। इसका उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा विकल्प द। ये क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। अनुस्वार में नासिका और मुंह दोनों से श्वास निकलता है, वहीं नासिका से अनुनासिक में केवल नासिका से श्वास निकलता है। ये कथन क्या है? उल्टा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? उल्टा। देखते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक में आधारभूत अंतर किसका है? उच्चारण का है। किसका है? उच्चारण का है। अनुस्वार में जहां नासिका से श्वास निकलता है, वहीं अनुनासिक में नासिका के साथ साथ मुंह दोनों से निकलता है। और अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में क्या है? दोनों अर्थभेदक है। कैसे? जैसे अंगना सुंदर अंगों वाली स्त्री, और यहाँ अंगना घर का आंगन। इधर आपके हंस एक पक्षी और इधर है हंस हास्य या हंसना। यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में दोनों क्या है? अर्थभेदक है। अनुस्वार में जहां नासिका से श्वास निकलता है, वहीं अनुनासिक में नासिका और मुंह दोनों से श्वास निकलता है। और अनुस्वार और अनुनासिक में जो आधारभूत अंतर है वो किसका है? उच्चारण का है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 11 स्वर 36 व्यंजन, 12 स्वर 38 व्यंजन, 11 स्वर 40 व्यंजन, 13 स्वर 33 व्यंजन। ये प्रश्न केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला जो तैयार कर रखी है उसके अंदर कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर है आपके 11 स्वर और 40 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया गया है। कैसे? पूरा मैं आपको वर्गीकरण बताऊंगा इसका। किसके अकॉर्डिंग? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अकॉर्डिंग। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में 11 स्वर और 40 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया गया है। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप है, बिल्कुल। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। जो लिपि चिन्ह होते हैं, जैसे देवनागरी लिपि है, वो भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। और वर्णों को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। जो वर्ण है वो क्या है? लिपि चिन्ह भी उन्हें कहा जाता है। और इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला, इसके अंदर कुल वर्ण कितने हैं? शब्द आएगा कुल, तो कितने? 53। ये पूरी सारणी आपके केंद्रीय हिंदी निदेशालय की उस मानक वर्णमाला के अंदर दी गई है। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। कौन कौन से? देखिए, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। कितने हो गए? 11।
उसके बाद में दो अनुस्वार और विसर्ग, अंग और अह, अंग और अह। अंग और अह। चलिए, तो मूल स्वर कितने? 11। अब ये व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण दे रखे हैं, ये भी उस मानक वर्णमाला के अंदर दे रखा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की। कितने? ये 5 वर्गों के ये 25 हो गए, 25 और ये 8 12, 25 और 12 कितने हो गए? 25 और 12 37, और फिर 38 39 और ये 40। तो इसमें कुल कितने हो गए व्यंजन वर्ण? कितने हो गए? 40 हो गए। कितने हो गए? 40। ये तो 5 तो वर्गों वाले, बाकी वाले ये। अब देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या, अगर प्रश्न पूछे मूल व्यंजनों की संख्या तो 33 है, लेकिन व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो वो कितनी? 40 है। और स्वरों की कितनी? 11। कितनी? 11। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? सबको पता है, 7 4 2 5। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? चलिए, तो मूल कितने हैं? मूल बोलो चाहे ऋस्व बोलो, कितने हैं? 4। कितने? 4। अब देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें तो क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद? 3। कौन कौन से? पहला ऋस्व, इसको आप लघु बोल सकते हो, इसको एक मात्रिक, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? मूल बोल सकते हैं। तो मूल, ऋस्व, लघु या एक मात्रिक। और है कितने? 4। कितने? 4। कौन कौन से? ये भी याद रखिएगा, ए ई उ री। उसके बाद में आपके दीर्घ, दीर्घ को आप गुरु भी बोल सकते हो, द्विमात्रिक बोल सकते हो, और इसको आप संधि स्वर भी बोल सकते हो। और इनकी संख्या कितनी है? 7। आ ई उ, ये तीनों दीर्घ संधि वाले हो गए। फिर ए आई ओ औ, ए और ओ आपके गुण वाले हो गए। फिर आई और औ ये वृद्धि वाले हो गए। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है प्लुत स्वर, इसे बोला जाता त्रिमात्रिक। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। और जो 3 का अंक होता है, इसका क्या होता है? चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये लाइन ऐसे आपके कथन देके पूछी जा सकती है कि संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण देख सकते हो, ओम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अभी मैंने वैसे व्याख्या के अंदर आपको बता दिया था, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपके ए। आ जो है आपके क्या है? दीर्घ स्वर है। आगे देखिए, ये ऊ मूल स्वर हो गया, ये आपके गुण संधि वाला हो गया, मतलब संधि स्वर हो गया। और ये ए, ये भी आपके संधि स्वर हो गया। तो दीर्घ स्वर कौन सा? आ। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उपयुक्त विकल्पों में आ दीर्घ स्वर है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर 3 है। कौन कौन से? आ, ई और उ, ये 3 ही होते हैं जो दीर्घ संधि वाले होते हैं। उसके बाद है संयुक्त स्वर, कितने हैं? 4। ए आई ओ औ, किस किस से मिलकर बने हैं? ध्यान रखिएगा, जो ए और ई के मेल से क्या बना? ए और ए के मेल से क्या बना? आई। और ए और ऊ के मेल से क्या बना? ओ। और ए और ओ के मेल से क्या बना? औ। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है? यहां से प्रश्न आपके 99% आने की संभावना है। संवृत्त स्वर कौन सा है? याद कैसे करना है? कोई ट्रिक नहीं है। आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा इनको, और उस कॉपी को एग्जाम देने जाओ उससे एक दिन पहले जरूर देख कर जाना। उस पन्ना, एक ही पन्ने पर सारे वर्णोच्चार लिख लेना,
और उसको अपने दिमाग में स्कैन कर लेना कि मैंने संवृत स्वर कहाँ लिखा, अर्ध संवृत कहाँ लिखा, विवृत कहाँ लिखा, कौन कौन से हैं। तो इसको अपने दिमाग के अंदर इसकी तस्वीर सेट कर लेना, तभी जाके ये याद होंगे, बाकी इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। तो विकल्प जो दे है ये किसका है, संवृत स्वर है। उ और उ ये दोनों क्या है, संवृत स्वर। अब देखिए उ और उ ये दोनों क्या है, संवृत स्वर है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर पहला आपके विवृत स्वर, आराम से याद रह जाएगा, विवृत आ। इसको एक को इस तरीके से याद कर लेना, बाकी आप इसकी तस्वीर बना लेना। विवृत आ याद कर लेना और उसके बाद में अर्ध संवृत स्वर में ए और ओ याद कर लेना, और फिर बीच वाली तो आपको तस्वीर बनानी ही पड़ेगी। संवृत ऐसे याद रह जाएगा, ई उ। लाइन से है, क्रम से है, तो ये संवृत हो गए। विवृत आ हो गया, और अर्ध संवृत में ए और ओ हो गए, यानी कि गुण संधि वाले दोनों स्वर अर्ध संवृत में हो गए। और उसके बाद में विवृत में आ गया, फिर संवृत स्वर में ई उ। फिर जो पीछे बचा वो सारा अर्ध विवृत में। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के, विवृत स्वर आ, अर्ध विवृत स्वर ए, ऐ, औ, और अंग्रेजी का जो आगत वर्ण है ओ वो। उसके बाद संवृत स्वर ई, दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर अर्ध संवृत में ए और ओ। चलिए यहां से आपका प्रश्न पक्का आएगा, और यहां से भी संभावना बनती है। निम्न में से अग्र स्वर नहीं है, अग्र, पश्च और मध्य, ई, ए और री, इनमें से आपके अग्र स्वर कौन सा नहीं है, जल्दी से उत्तर दीजिए। अग्र स्वर नहीं है। तो विकल्प स के अंदर जो ए लिखा हुआ वो अग्र स्वर नहीं है, ए अग्र स्वर नहीं है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3। पहला आपके अग्र स्वर, अग्र के अंदर ऐसे याद रखना, ई री ए आई, ई ए आई ये मिल रहा है, लगभग अग्र में आ रहा है, और मध्य में सबको पता है, और बाकी जो बचा सारा पश्चिम में। ये तो आराम से याद हो जाएंगे। एक संवृत वाला, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत वाला वो आपको अच्छे से याद रखना है। अग्र वाला आराम से याद रह जाएगा, ई ए री ए आई। आप उच्चारण करके देखोगे तो भी यह जीवा का आगे का जो हिस्सा है, अग्र भाग है, वो सक्रिय रहता है। ई री ए आई, मध्य में ए, पश्चिम में आ उ ओ औ। इसका तो आप उच्चारण करोगे तो भी आराम से आपको पता चल जाएगा, ज्यादा मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सहजातीय स्वर है। प्रश्न पूछा जा रहा है सहजातीय स्वर का, ए ऐ ओ औ ए आ ए ई। सहजातीय स्वर कौन से हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, है ना, फटाफट उत्तर दीजिए। थोड़ा मैं बीच में ब्रेक इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उत्तर देने में आपको भी टाइम मिले, आपका भी क्या हो, प्रैक्टिस हो, अभ्यास हो। तो इसका आपके सही उत्तर होगा ए और आ, ये दोनों क्या हैं, सहजातीय स्वर। देखते हैं विस्तार से। ए और आ दोनों क्या हैं, सहजातीय स्वर हैं। तो जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद, 2। जाति के आधार पर स्वरों के कितने भेद आपके, 2। पहला आपके इसे सवर्ण या सहजातीय स्वर, दूसरा है असवर्ण या असाजातीय, या फिर इसको विजातीय भी बोल सकते हैं। देखिए ए और आ
दोनों सेम जाति के, ए प्लस ए मिलने से क्या बना, आ बना। फिर ई और ई, दोनों ई और ई के मिलने से दीर्घ ई, ऊ और ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ। यानी कि ये तीनों क्या हैं, ये जोड़ा जो है वो सहजातीय या सहवर्ण स्वर है। उसके बाद में असहवर्ण, असहजातीय या विजातीय। इसको आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे ए और ई है, कोई मेल नहीं, ओ और ई का कोई मेल नहीं, ए और आई का कोई मेल नहीं, ओ और औ का कोई मेल नहीं। अब आप कहोगे ए और आई का कैसे मेल नहीं है। अब ये जो ए है ये किसके मिलने से बना, ए प्लस ई के, तो कोई मेल है ही नहीं। और जो आई है ये किससे मिलकर बना, ए प्लस ए से, तो कोई मेल नहीं इनका। ओ और औ इसी प्रकार ओ और औ है। तो याद रखिएगा ये अगर दे तो ये तो सहवर्ण या सहजातीय हो जाएंगे, इन तीनों में से एक विकल्प जरूर आपके आएगा, और बाकी वाले असहवर्ण या फिर असहजातीय। निम्नलिखित में से उदासीन स्वर कौन सा है, ए आ री और उ। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से उदासीन स्वर कौन सा है, जल्दी से उत्तर दीजिए। सबको पता है ए क्या है, उदासीन स्वर है। क्या है, उदासीन स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए स्वरों की संख्या तो हिंदी वर्णमाला में 10 है, नहीं 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है, क्योंकि ए क्या है, उदासीन स्वर है। ए क्या है, उदासीन स्वर है। देखिए ए एक उदासीन स्वर है क्योंकि इसके उच्चारण में होठ किसी विशेष आकृति, न गोल न फैले हुए में नहीं आते, बल्कि सामान्य या उदासीन अवस्था में ही रहते हैं। देखिए ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है वृत्तमुखी स्वर और एक होता है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी में देखिए वृत्त बनता है मतलब गोला बनता है, उ ऊ ओ औ, और अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी से गृहीत जो स्वर है वो ओ। तो ये क्या है वृत्तमुखी। और अवृत्तमुखी में आ ई री ए आई, इधर वाले सारे क्या, अग्रस्वर। कैसे हैं, अग्रस्वर। और उसके साथ और क्या है, आ। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो वृत्तमुखी में कौन कौन से, ऊ ओ और औ, और अंग्रेजी से जो गृहीत ओ वर्ण है वो वृत्तमुखी स्वर। फिर आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन, निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ह ख स च। जल्दी से इसका फटाफट उत्तर दीजिए, आपकी तैयारी कैसी है इसका भी आपको पता चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपके विकल्प द। ये जो च है ये क्या है, स्पर्श संघर्षी है। कैसे, देखिए च स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4। कौन कौन सी, त, थ, ज और झ, ये सब क्या है, स्पर्श संघर्षी हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, जो च वर्ग है वो आपके क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, मतलब पंचम वर्ण को छोड़कर। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए, स्पर्श व्यंजन कितने, अगर सीधा प्रश्न पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आपका उत्तर आएगा 25। कैसे लेकर मैं तक सभी 5 वर्गों के वर्ण, कुल कितने स्पर्श व्यंजन, 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, य र ल व। और उष्म व्यंजन कितने हैं, 4। ये आपके कौन सा, तालवीय सकार, मूर्धनीय सकार, दंतीय सकार, और उसके बाद में है जो तालु से उच्चारित होता वो स, उसके बाद मूर्धा से स, उसके बाद दंतीय से स। तो ये व्यंजनों का एक साधारण वर्गीकरण है ये वाला। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। बढ़िया शानदार सवाल है, और इस प्रकार के सवाल आपके वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको सारे विकल्प देखने हैं कि किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। लैंग्वेज पकड़ना आप अच्छे से, फ, च, फ और ख। पहली बात तो आपको पता है स्पर्श व्यंजन कौन से कितने होते हैं, आराम से पता है, कुल कितने, 25। मतलब 5 वर्गों के वर्ण वो स्पर्श व्यंजन है। तो ये पंचम वर्ग वाले आगे क, ठ, द, भ, ग, ज, य, ब, इसके अंदर जो ये है ये क्या आपके स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है।
बाकी तीनों विकल्पों के अंदर सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन है, लेकिन विकल्प द के अंदर जो आपके ये है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्शी व्यंजन, अब प्रश्न है देखिए ये वाला, विशुद्ध रूप से 16 जो वर्ण है वो स्पर्शी या इसको स्पृष्ट या स्फोटात्मक ध्वनियां हैं। इस प्रकार आप इसको याद रखोगे। अब आप कहोगे कि सर दोनों अगर विकल्प में आ गया, ऐसा आज तक तो आया नहीं, ना कभी आएगा। आपसे पूछेंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, सीधा अगर 25 विकल्प दिखे तो 25 कर देना। फिर दिखे कि स्पर्शी व्यंजन कितने, 16 विकल्प दिखे, 16 अगर विकल्प में आपको दिखे तो वहां पर 16 कर देना। दोनों कभी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरपीएससी कभी विवादों में नहीं पड़ना चाहती। तो स्पर्शी व्यंजन विशुद्ध रूप से कितने, 16। इसको स्पष्ट या स्फोटात्मक ध्वनियां भी बोल सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क ख ग ध, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, ये क्या आपके विशुद्ध रूप से स्पर्शी व्यंजन है। जो चय वाली है, जो चय वर्ग है, उसको किसमें शामिल कर लिया, किसमें शामिल कर लिया, अभी हम पढ़ के आए थे स्पर्श संघर्षी में। अब देखिए ये वापस वर्गीकरण आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। संघर्षी व्यंजन कौन से, त, त और स है, ये क्या है, संघर्षी व्यंजन है। याद रखिएगा, स्टार मार्क इसको लगा लेना, कंफ्यूज मत होना। और ये है आपके स्पर्श संघर्षी, ये तो है संघर्षी, जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से जब श्वास बाहर निकलता तब वो घर्षण करती हुई बाहर निकले, वो संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी मतलब ज्यादा घर्षण करती हुई निकले, जीभ है वो संघर्ष करती हुई बाहर आई, तो वो च छ ज और झ। इन दोनों को आपको ध्यान रखना, ये तो है संघर्षी, ये है स्पर्श संघर्षी। और उसके बाद में संघर्षहीन, संघर्षहीन ये र लव, ये कैसे व्यंजन है, संघर्षहीन है, ये र लव, इन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसके बाद में अर्ध स्वर ये और व, हिंदी के अंदर ये दो क्या अर्ध स्वर है, याद रखिएगा, ये और व। फिर आपके पार्श्विक व्यंजन ये ल, उसके बाद प्रकंपित या लुंठित व्यंजन ये आपके र। इन सभी को आप बहुत अच्छे से याद रखना है। तो संघर्षी स और स, उसके बाद है। फिर स्पर्श संघर्षी चय वर्ग यानी कि पंचम को छोड़कर, फिर संघर्षहीन जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं ये र ल व, वो संघर्षहीन। अर्धस्वर ये और व, पार्श्विक व्यंजन ल, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन र। ये था आपके वर्गीकरण। निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है, लुंठित व्यंजन कौन सा, ल, अर्धस्वर व, प्रकंपित व्यंजन र, संघर्षी व्यंजन है। अब आपसे पूछा जा रहा है असुमेलित विकल्प, जल्दी से फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लुंठित जो व्यंजन है वो कौन सा है, लुंठित कहो या प्रकंपित कहो एक ही बात है, कौन सा, रे। और ये ल जो है ये कैसा है, पार्श्विक व्यंजन है, कैसा है, पार्श्विक। अर्धस्वर व और ये, और संघर्षी व्यंजन वो स और स है, यही। अब देखिए ल एक क्या है, पार्श्विक व्यंजन है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन रे, संघर्षी व्यंजन आपके स और स है, और अर्धस्वर में ये और व। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब आपके अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विवरण है, पूछा जा रहा है कि सही विवरण पूछा जा रहा है। उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। कुछ स्वर अल्प प्राण और कुछ महाप्राण है। वर्गीय पंचम व्यंजन अनुनासिक अल्प प्राण है। सभी वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ण महाप्राण है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। इनमें से सही सही कौन से हैं वो आपको चुनना है, फिर आपको आंसर देना है। तो पहला, उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ये ऐसी कैसी लाइन कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण की बुक के अंदर लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न मैंने वहीं से बनाया।
कुछ स्वर अल्प प्राण और कुछ महाप्राण है। अब देखिए, कुछ स्वर अल्प प्राण और कुछ स्वर महाप्राण है, ये क्या है? असत्य है। ये दूसरा जो कथन है आपके असंगत है। वर्गीय पंचम व्यंजन अनुनासिक अल्प प्राण है। अनुनासिक है और कैसे है? अल्प प्राण है। बिल्कुल ये सत्य कथन है। ये भी कामता प्रसाद गुरु के अंदर लिखी हुई लाइन के वर्गीय जो पंचम व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। ये भी सत्य लाइन है। अब आपको क्या करना? 1, 3 और 4 यानी कि विकल्प जो ब है वो क्या आपके सत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण कोई स्वर नहीं होता, इसलिए आपका जो दूसरी लाइन थी वो असंगत। श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद है? 2 भेद है। वर्णों के कितने भेद है? 2 भेद है। एक है आपके अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष, सघोष, घोष, अघोष, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। कैसे याद करना वो भी मैं बताऊंगा आपको। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से कम मात्रा में बाहर निकलती हो, जैसे प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो आपको क्या करना है? या तो महाप्राण याद कर लो या फिर अल्प प्राण याद कर लो। एक इस साइड से एक याद कर लो और जो सघोष और अघोष है उस तरफ से भी एक याद कर लो। अगर यहाँ पर अल्प प्राण कर रहे हो तो उधर आपको सघोष याद कर लेना है। अगर यहाँ महाप्राण याद कर रहे हो तो उधर आपको अघोष याद कर लेने हैं। इससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, फिर आपके महाप्राण वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती हो, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा स, स और स है, ये क्या है? महाप्राण वर्ण है। और मैं आपको कहूंगा कि आपको याद कौन सा करना है? महाप्राण वर्ण याद कर लेना। यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, उसके बाद में ये सारे जितने उसमें जो वर्ण दिख रहे हैं आपको, स, और से और है, ये सारे क्या आपके महाप्राण वर्ण हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है। इस इधर आप महाप्राण याद कर लेना और उधर आप एक और अलग याद कर लेना। चलो, ये अल्प प्राण और महाप्राण आपके क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार से लंबे लंबे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न को हल करने में कम से कम 2 से 3 मिनट तो आपको लगेंगे। अब पहले देखिए, कै, क्या कै अल्प प्राण है? सर बिल्कुल अल्प प्राण है, अभी हम पढ़ के आए। क्या अघोष है? बिल्कुल अघोष है। क्या स्पर्शी है? बिल्कुल स्पर्शी है। क्या कंठीय ध्वनि है? बिल्कुल कंठीय ध्वनि है। तो ये आपका सत्य कथन। फिर है स्वर अघोष ध्वनिया होती है। तो सभी जो स्वर है वो क्या अघोष ध्वनिया होती है? देखते हैं। उ और उ परस्पर सवर्ण स्वर है, बिल्कुल है, हम पढ़ के आए। फिर आपके त, थ और स, ये आपके दंतीय ध्वनियां हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लेकिन जो स्वर है वो अघोष ध्वनियां नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्वर क्या होती है? सघोष ध्वनियां या फिर घोष ध्वनियां होती है। ये विकल्प इस प्रकार आपकी क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। देखते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष ध्वनियां होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपके अघोष और दूसरा आपके घोष या सघोष। अघोष, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न ही नहीं होती, वो क्या? अघोष। सघोष में जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय
स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न होती हो वो घोष या सघोष। चीज को ध्यान रखिएगा। फिर प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण और उसके बाद में तीनों स क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये वाला अघोष। इधर आपने अघोष याद कर लिया और उधर आपने क्या करना है, महाप्राण वर्ण आपको याद करना है। महाप्राण में हमने क्या पढ़ा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, फिर आपके सारे ऊष्म वर्ण, इसके अंदर है शामिल नहीं है, जो है से हल है वो शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और सारे ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं, महाप्राण। क्या कहलाते हैं, महाप्राण। और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और उसके बाद में तीनों से क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ये आप याद कर लेना, जीवन में कभी भूलोगे नहीं, जीवन में आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इधर आप अघोष याद कर लेना, उधर आप महाप्राण याद कर लेना। फिर आपके घोष या सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, उसके बाद में य र ल व और है, और उसके बाद में सभी स्वर। ये है किस में आता है, घोष या सघोष में, और उसके बाद सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन है जो गलत है। सघोष, महाप्राण, कंठीय ध्वनि है। क्या ये सत्य बात है, बिल्कुल। यह तालव्य, अल्पप्राण, अंतस्थ ध्वनि है। हमने महाप्राण याद किया और महाप्राण के अंदर आपके बिल्कुल ये भी आपके सत्य है। कैसे है आप समझ रहे होंगे आराम से। ये जो ढ है ये उत्क्षिप्त, मूर्धन्य, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। उत्क्षिप्त है, बिल्कुल है। मूर्धन्य वर्ण है, बिल्कुल है। अघोष, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का आपके पहला और दूसरा वर्ण। क्या ये पहला और दूसरा वर्ण है, बिल्कुल नहीं है, तो ये अघोष आपके गलत है। फिर महाप्राण है, दूसरा और चौथा, बिल्कुल चौथा वर्ण है, ये भी आप ये असंगत है। और ओ कंठोष्ठीय वर्ण है, बिल्कुल कंठ और ओष्ठ दोनों से जो उच्चारित होता है वो ओ और औ, ये आपके सत्य है। इस प्रकार विकल्प जो स है वो आपके क्या है, असत्य है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और तैयार होके जाना, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ढ उत्क्षिप्त, मूर्धन्य और सघोष और महाप्राण ध्वनि है। प्रयत्न विधि या उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के कितने भेद, 8 भेद। कितने, 8 भेद। ऐसे भेद कोई नहीं पूछे जाते, कितने भेद होते हैं या कौन कौन से भेद, कोई नहीं पूछे जाते आज तक, तो पूछा नहीं, आगे देखा जाएगा। फिर उच्चारण स्थान इधर लिखे मैंने। फिर ये सूत्र जो संस्कृत के अंदर चलते हैं वो सूत्र लिखा ताकि आसानी से आपको ये चीजें याद रह जाए। और इधर ये वर्ण। अब देखिए कंठ से जो उच्चारित होने वाले वो कौन कौन से वर्ण, देखो सूत्र आपको अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। ऐसे आप सूत्र याद रख लेना, इसमें ए और आ, उसके बाद कै वर्ग और उसके बाद में है और फिर बाद में विसर्ग। ये सारे कहाँ से उच्चारण होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठीय ध्वनियां हैं, ए आ है, विसर्ग और कै वर्ग, इन सभी का उच्चारण कंठ से। फिर है तालु, इचु यसा नाम तालु, ये ई दीर्घ ई, फिर चय वर्ग ये, और ये आपके तालव्य से। इन सभी का उच्चारण किससे होता है, तालु से। ये ई दीर्घ ई, चय वर्ग और उसके बाद ये और स। फिर है मुर्दा, रीटू रसाणाम मुर्दा, ये री के बाद टय वर्ग, ये आपके र और ये आपके मूर्धन्य से। इन सभी का उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से। ये री टय वर्ग और उसके बाद में रे और मूर्धन्य से। फिर आपके दंत, द्रितु लसानाम दंता, ये द्रि संस्कृत में चलता है। उसके बाद तय वर्ग हो गया, इधर आपके लय हो गया, इधर आपके दंत्य से हो गया। इन सभी का उच्चारण किससे होता है, दंत से। तय वर्ग एवं लय और दंत्य से, याद रखिएगा। उसके बाद में ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से, देखिए उपदमान्या नाम ओष्ठो, उ और दीर्घ उ। उसके बाद में पै वर्ग, उसके बाद में पै वर्ग, बस 2 ही। उपदमान्या नाम ओष्ठो, ये उ दीर्घ उ, उसके बाद पै वर्ग, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। फिर नासिका से उच्चारित होने वाले ये सारे जो पंचम वर्ण है ये सभी का उच्चारण किससे होता है,
नासिका से। यम गणनानाम नासिकः, ये आपके सूत्र है, संस्कृत में अलग चलता है, क्रम अलग है, लेकिन मैंने क्रम हिंदी वाले लिखा ये वाला क्रम। इनका उच्चारण नासिका से। उसके बाद आपके कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से देखिए। एदई तो कंठोस्त कंठ तालु, एदई तो कंठ तालु, ए और आई, इन दोनों का उच्चारण किससे होता है? कंठ तालु। ये आपको सूत्र याद रखना, ए दई तो कंठ तालु, ए और आई। उसके बाद में कंठोष्ठ, ओ दोई तो कंठोस्थम, ओ दोई तो कंठोष्टम, ओ और औ दोनों का उच्चारण किससे? कंठ और ओष्ठ से। फिर आपके दंतोष्ठ से, दंत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वह वर्ण, मतलब वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, ओदोई तो कंठोष्टम, एदई तो कंठतालु। सूत्र अगर आप याद रखोगे तो आपको प्रत्येक वर्ण आराम से याद रह जाएगा, प्रश्न गलत नहीं होगा। ये था आपके प्रयत्न विधि या उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के 8 भेद। ल, स, न, र और ज वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्त्य, पार्श्विक, कंपनजात और कोमल तालव्य। ये भी प्रश्न आपके आरपीसी द्वारा पूछा गया। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका फटाफट। तो इसका सही उत्तर आपके विकल्प है। देखिए, ल, स, न, र, ज इन वर्णों का उच्चारण, मतलब ये जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? वर्च्य वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इन वर्णों का जो उच्चारण करते समय जीवा को ऊपर के वर्च्य कटक, मतलब दांतों के ठीक पीछे वाला उभरा हुआ भाग से छुआ जाता है या पास लाया जाता है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? वर्च्य वर्ण कहा जाता है। ये आप याद रख लेना, लसन रज, आपको सूत्र क्या याद रख लेना है? लसन रज, लसन रज। अगला प्रश्न, निम्न में से उच्चित वर्ण है? अंग, अह, यह, वह, स, स, ड़ और ढ। उच्चित वर्ण कौन से हैं? सबको पता, विकल्प द, ये दोनों क्या है? उच्चित वर्ण है। ड़ और ढ क्या है? उच्चित वर्ण है। उच्चित वर्ण को आप ताड़नजात वर्ण भी बोल सकते हो, द्विगुण वर्ण भी बोल सकते हो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा की नोक, जीवा की जो नोक है वो झटके से ऊपर से नीचे गिरती है, एकदम से ड़ ऊपर जाके ऊपर तालु के स्पर्श करती है, तुरंत वापस नीचे गिरती है, तो ये उच्चित वर्ण, तो वह उच्चित ध्वनि कहलाती है। और उच्चित का अर्थ होता है फेंका हुआ, मतलब एक उत का मतलब ऊपर की ओर उठना, सिप्त का मतलब वापस नीचे गिरना, तो ये ध्वनि कहलाती, उच्चित ध्वनि कहलाती है। इन्हें द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो भाषाओं के गुण हैं, एक तो हिंदी के, दूसरे संस्कृत या अन्य के। जैसे ड और जो ढ है, ड और ढ ये दोनों संस्कृत के अंदर प्रयुक्त होते हैं, और ये ड़ और जो ढ है ये दोनों हिंदी के अंदर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है द्विगुणित वर्ण। अब देखिए, ड और ढ का प्रयोग सामान्यतः शब्द के शुरू में होता है, जैसे डमरू, डाल, ढक्कन, ढोलक। और ड़ और ढ का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, बल्कि बीच में या अंत में होता है, जैसे लड़का, सड़क, कीचड़, पढ़ाई, गाड़ा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है और न ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से उच्चारण कीजिए। अभी हम हिंदी निदेशालय की मानक वर्णमाला पढ़ के आए, उनमें कुल कितने वर्णों का उल्लेख था? 53 वर्णों का उल्लेख था। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है आपके विकल्प द। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है, उसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। अयोगवाह का अर्थ क्या है? योग नहीं होने पर भी साथ रहे। ये ध्वनियां न तो स्वर होती है और न ही व्यंजन, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो स्वरों की सहायता से किया जाता है। अनुस्वार नासिकीय व्यंजन होता है, अर्थात ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। ये लाइन आपके कथन के रूप में पूछी जा सकती है। चलिए, द्वित्व वर्ण का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? पूछा जा रहा है द्वित्व वर्ण का प्रयोग। हम जब काव्य गुण पढ़ रहे थे वहां भी पढ़ा, हमने जब शब्द शक्ति पढ़ी वहां भी पढ़ा कि द्वित्व वर्ण। हमने
आपके छंद पढ़ा तभी भी इसको पढ़ा था। तो द्वित्व वर्ण का प्रयोग किस शब्द के अंदर नहीं हुआ? सच्चा, बलगा, कुत्ता, बग्गा। इसका सही उत्तर है आपके विकल्प स। ये ऊपर नीचे हो गए, विकल्प चेंज हो गए। बाकी जो विकल्प आपके इधर स के अंदर लिखा हुआ बलगा, इसके अंदर द्वित्व वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। दो, अब द्वित्व वर्ण क्या होते हैं? दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना क्या कहलाते हैं? द्वित्व वर्ण। जैसे धक्का, ये दो समान वर्ण, बच्चा, ये दो समान वर्ण, सुग्गा समान वर्ण, थप्पड़, ये दो समान वर्ण, इक्का, ये दो समान वर्ण। इन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? स और स संघर्षहीन, ये और वह अर्धस्वर, च और छ स्पर्श संघर्षी, ग और घ स्पर्श व्यंजन। ये हम पढ़ के आए हैं, फटाफट उत्तर दीजिए इसका। ये दोनों क्या, स और स, ये संघर्षी है। क्या है? संघर्षी है। और संघर्षहीन कौन से? ये रल है वह। अब देखिए स, स और स है, इस संघर्षी व्यंजन है। और उसके बाद संघर्षहीन कौन से? ये रह ल वह। अब है आपके कोर्स क्रम के प्रश्न। बहुत अच्छे से इन सबको समझना। जल्दी से हम इनको प्रश्नों को करेंगे और 2 या 3 प्रश्न करते ही आपको पूरा कोर्स क्रम आपको समझ में आ जाएगा। सारे नियम मैंने इसी कक्षा के अंदर समाहित किए। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आरपीएससी प्रश्न कैसा पूछेगी, ये भी इन 7, 8, 9 प्रश्नों के माध्यम से आप आराम से समझ पाओगे। तो हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक, समा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन वर्णों का क्या करना है? विच्छेद करना है। क्या करना है? विच्छेद करना है। तभी आप समझ पाओगे कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। ये प पूरा विच्छेद करना है, याद रखिएगा। थोड़ा बिल्कुल नहीं, मतलब जितना इसका विच्छेद हो सकता है उतना। फिर द्वार, फिर आपके त्राटक, त्राटक, उसके बाद है समा। संयुक्त वर्ण जहां भी दिखे इनको भी पूरा विच्छेद करना है। अब आप खुद देखिए कि वर्णमाला के अंदर सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है? क वर्ण आता है। प्रश्न क्या पूछा, कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? जो ये समा शब्द है, ये सबसे पहले आएगा। कैसे? समझ गए होंगे। ये क दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? अब दूसरे ये त वाला आएगा, फिर तीसरे पे ये द वाला, फिर चौथे पे ये प वाला। ये आपका क्रम है, समा, त्राटक, द्वार और पकवान। देखिए हिंदी शब्दकोश में समा शब्द सबसे पहले आएगा। ये समा पहले, दूसरे नंबर पे त्राटक, फिर द्वार, फिर पकवान। ये इनका क्रम रहने वाला है। अब शब्दकोश में वर्णों को देखने का जो सही क्रम है वो आपको ऐसे ध्यान रखना। शब्दकोश में सबसे पहले स्वर और बाद में किसका क्रम आता है? व्यंजन। तो पहले स्वर आएंगे, बाद में क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि स्वर के बाद व्यंजन। व्यंजन कौन से? क से है तक, और स्वर आपके ऐसे अंग तक। फिर आपके शब्दकोश के अनुसार अनुस्वार और अनुनासिक विसर्ग को अलग स्वतंत्र वर्ण नहीं माना गया है। ये ध्वनियां ए के पेटे में आएगी, यानी कि ए के साथ आएगी, अर्थात ए के साथ प्रयुक्त होगी। और ये वर्ण अपने समान वर्ण ए से पहले आएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर ए के ऊपर अनुस्वार या विसर्ग लगा हुआ है, ये पहले आएगी ध्वनियां, ये पहले आएगी, उसके बाद में ए आएगा। इनको आप, ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? क्रम है। अगला नियम, ये 2 नियम है, 6 नियम है कुल, याद रखना। फिर आधा वर्ण मतलब जो व्यंजन, ये मात्राओं के बाद आते हैं। मात्राएं स्वरों के पीछे लगती है और स्वरों के बाद आती। बिल्कुल देखिए, कै के ऊपर अनुस्वार, ये सबसे पहले। कै के ऊपर अगर चंद्र बिंदु, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद विसर्ग लगा, ये सबसे पहले। फिर कै, का, की, कु, इस प्रकार आएंगे। ये आपका क्रम रहने वाला है, आपको अच्छे से पता है। समझ पा रहे हो? आधा वर्ण अर्थात आधा वर्ण औ की मात्रा के बाद आता है। मतलब औ की मात्रा औ तक ही होते हैं। कितने आपके जो स्वर है वो औ तक ही होते हैं।
तो समझ पा रहे होंगे, ये क्रम रहने वाला है इनका, याद रखिएगा ये क्रम। और आधा जो वर्ण है वो अव की मात्रा के बाद आता है, क्यों पहले स्वर आएंगे, स्वर के बाद में क्या आएंगे, आधे वर्ण आएंगे। आधे वर्ण किसको बोलते हैं, व्यंजन को। संयुक्त अक्षर मतलब ये स, त्र, ज्ञ और श्र। अपने मूल वर्णों, मूल वर्ण कौन सा, स का मूल वर्ण क, त्र का मूल वर्ण त, ज्ञ का मूल वर्ण ज, श्र का मूल वर्ण ये स, और ये जो ध्य विद्यालय वाला इसका मूल वर्ण ड, इनके बाद आते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखोगे, ये नियम है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। फिर बाद में अंग, य, न, ढ और ढ से कोई शब्द शुरू नहीं होता। ये कुछ वर्ण है और इन वर्णों से लगभग लगभग कोई वर्ण शुरू नहीं होता। ये कथन देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट कि शब्दकोश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ण विच्छेद करना चाहिए। ये 6 नियम है और ये 6 नियम अच्छे से याद कर लेना, आपका शब्दकोश का प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए मैं फटाफट प्रश्न सॉल्व करवाता हूं, उससे आपको शब्दकोश आराम से समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में, जो पहला प्रश्न था उसमें क्या पूछा, सबसे पहले, अब सबसे बाद में। तो एक ही ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि इन सभी शब्दों का पूरा विच्छेद करना, जितना इनका विच्छेद हो सकता है उनका पूरा आपको विच्छेद करना है। तो सबसे बाद में कौन सा वर्ण आएगा, आप विच्छेद कीजिए, आप वीडियो को रोककर इसका विच्छेद कीजिए, मेरे पीछे विच्छेद किया हुआ है। अब देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, रास। कैसे, अब ये विच्छेद देखिए, रास, रास शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या, हार्दिक है प्लस आ प्लस रे प्लस द प्लस ई प्लस क प्लस ए, ये इसका क्या है, पूरा मैंने विच्छेद किया है। विच्छेद तो आपको आना ही चाहिए। फिर है हृदय, है के बाद में री की मात्रा, उसके बाद में द में किसकी, ए की मात्रा, उसके बाद में यह में किसकी मात्रा, ए की मात्रा, हृदय। फिर है ऋषिकेश, है के बाद में री की मात्रा, उसके बाद में स, ई, क, ई, स और ए। फिर है रास, है के बाद में रे, आ, से और ए। अब देखो कैसे भाई, सबके अंदर है पहले है, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर कि सबसे, यहां से आपकी बात क्लियर नहीं हो रही। उसके बाद में क्या है, आ, ए के बाद क्या आता है, आ आता है। फिर क्या है, पहले तो है हो गया, मतलब यहां से आपका प्रश्न सही नहीं हो रहा है। फिर आप दूसरा वर्ण देखो, दूसरे वर्ण में आ रहा है, इधर री, इधर री, इधर आ, तो नहीं, इधर रे आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, रे आ रहा है। तो कुल मिला के पहले नंबर पे तो आ आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये री वाला और ये री वाला आएगा, और फिर आपके ये रे आ गया, तो ये तो सबसे लास्ट में चला ही गया, वैसे भी चला गया। तो सबसे लास्ट वाला यहाँ से आपके सीधा ज्ञात हो गया। और यहाँ भी ना हो तो आगे वाले वर्ण पर और जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रश्न तो क्या हो गया, सही हो गया। ये रे कौन सी लाइन में आता है, ये रे ले, ये रे कहाँ, सबसे लास्ट में आता है। तो है के बाद में ये रे है और रे सबसे लास्ट में है, तो ये राज शब्द है वो शब्दकोश में आपके सबसे लास्ट में आएगा। अब देखिए हिंदी शब्दकोश में वर्णमाला क्रम, ये क्रम आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रम इस प्रकार रहने वाला, अगर किसी के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ तो अनुस्वार लगी हुई ध्वनि सबसे पहले आएगी, उसके बाद चंद्र बिंदु, उसके बाद विसर्ग, फिर आद में ये वाला क्रम। ये स्वर पूरा होने के बाद में फिर होता है व्यंजन वर्णों का क्रम। ये क के बाद में आपके से आएगा सीधा, अक्षर जहां भी दिखे ये क वर्ण के बाद में आएगा। और आपको पता अक्षर किससे मिलकर बना है, ये क और इस से मिलकर बना। फिर ये च, छ, ज और ज, ये ज और यहाँ से मिला, यहाँ आएगा। फिर ड और ढ और ढ और ढ, ये दोनों यहीं आएंगे। फिर त्र वर्ण त के बाद आएगा। फिर ध्य, ये द के बाद आएगा, और उसके बाद ये श्र, ये तालव्य स के बाद आएगा। ये इस प्रकार आपका क्रम रहने वाला है। देखिए हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये हम अभी पढ़ के आए, ज्ञ, त्र, है और क। तो हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, उसका सही उत्तर है विकल्प द। हिंदी शब्दकोश में स का क्रम है वो क वर्ण के बाद आता है। अक्षय वाले शब्द
कै से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आएंगे। त्रय वाले शब्द तय से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आएंगे। ज्य वाले शब्द जय से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आएंगे। और श्रेय वाले शब्द स से शुरू होने वाले शब्दों के बाद में आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी हम पूरी वर्णमाला के अंदर पढ़ के आए। अब ये प्रश्न है, ये मैं यहीं करवाऊंगा आपको एक बार, है ना। हिंदी शब्दकोश में श्रद्धालु शब्द किस शब्द से पहले आएगा, किस शब्द से पहले आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब मैं श्रमिक को तोड़ रहा हूं। श्रमिक में ये श्रय है, किससे मिलकर बना, ये स प्लस रे प्लस ए के बाद मैं किसकी मात्रा, छोटी ई की, के बाद क में किसकी मात्रा है, ए की। ये मैंने पूरे श्रमिक शब्द को तोड़ दिया। फिर आपके सोरिये, ये आपके स किसकी मात्रा, औ की मात्रा, उसके बाद किसकी, आधार है, फिर बाद में यह में किसकी मात्रा, ए की। ये मैंने सोरिये शब्द को तोड़ दिया। फिर आपके श्याम, श्याम स्वर रहित है पहले से ही। फिर यह में किसकी मात्रा, आ की मात्रा है, आ की। और उसके बाद में म और मैं किसकी मात्रा, ए की मात्रा, किसकी है, ए की। फिर आपकी शासन, शासन में ये स में किसकी मात्रा, आ की। उसके बाद में दंत्य स और दंत्य स में किसकी मात्रा, ए की। उसके बाद में न में किसकी मात्रा, ए की। ये मैंने शब्दों का विच्छेद कर दिया। अब देखो चारों के अंदर तालव्य सकार आ रहा है, तो यहां से आपका प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है। फिर देखिए, फिर दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, पहले तो ए वाली देखो, मतलब कहाँ स्वर किस किस में आ रहा है। तो शासन शब्द में आ की मात्रा, और किसी में आ रहा है ए आ नहीं आ रहा। तो आप सीधे चलिए, कहां पर चलना आपको, शासन शब्द आ जाएगा आपके सबसे पहले। शासन शब्द कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले। दूसरे नंबर पर ये औ, ये स्वर है, तो सोर्य आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, सोर्य। तीसरे नंबर पर यह पहले आता है या रे, सर ये आता है, तो श्याम। ये तीसरे नंबर पर क्या आएगा, श्याम शब्द आएगा। और उसके बाद में 4 नंबर पर सीधा कौन सा आएगा, श्रमिक। कौन सा आएगा, श्रमिक। और अब आपके एक शब्द बचा है श्रद्धालु, और श्रद्धालु का विच्छेद करो, देखिए कैसे। ये देखो, पहली बात तो ये श्रय किससे मिलकर बना, ये तालिबे स और प्लस रे, के बाद किसकी मात्रा, ए की मात्रा। फिर बाद में द के नीचे क्या लगा, ध। और इस ध में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। फिर आपके ल, इस ल में किसकी मात्रा, छोटे ऊ की। ये आपके शब्द है। अब इसमें भी से आ रहा है, तो ये क्रम यहां से नहीं हो रहा। फिर रे आ रहा है, क्या आ रहा है, रे। तो रे कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है श्रमिक के बाद में, इसमें रे आ रहा है और इसमें भी रे आ रहा है। मतलब ये तीन तो टॉप में ही रहेंगे। अब मामला श्रद्धालु और श्रमिक के बीच है, से रे, उसके बाद में ए, यहां भी है, अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ। फिर बाद में क्या है, द, बाद में क्या है, द है, और इसमें क्या म है, तो दे तो आएगा पहले। अब दे पहले आएगा तो ये श्रद्धालु श्रमिक से पहले आएगा। ये जो श्रद्धालु शब्द है ये कहाँ आएगा, श्रमिक से पहले आएगा। कैसे, ये जो दे है और इधर क्या है, ये मैं पै वाली लाइन पै वर्ग में आता, पै वर्ग से पहले कौन सा आ जाता, तय वर्ग आ जाता है। तो इस प्रकार हिंदी शब्दकोश में श्रद्धालु शब्द किस शब्द से पहले आएगा, ये श्रमिक शब्द से पहले आएगा। ये पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये पूरा शब्दकोश का क्रम पता करने के लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम शब्द का विश्लेषण करना चाहिए। इस प्रकार ये मैंने अभी आपको करके बता दिया। ये जो श्रद्धालु शब्द ये श्रमिक से पहले आएगा, ये पांचों शब्दों का क्रम है। ओके, अगला प्रश्न, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है, उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्वेग, उद्योग। उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्योग, उद्वेग। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग, उद्वेग, और उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्वेग, उद्योग। अब पता कैसे चलेगा, पता भाई तभी चलेगा जब आप इन शब्दों का क्या करोगे, विच्छेद करोगे। सबसे पहले मैं उत्कंठा का विच्छेद करता हूं, ऊ के बाद में त,
उसके बाद में क में क्या अनुस्वार, फिर बाद में ठ में किसकी मात्रा आ की, ठीक है। फिर है उच्चिप्त, उच्चिप्त में उ, उसके बाद में त, उसके बाद में स किसके मिलकर बना, तालव्य से और नहीं सॉरी क और मूर्धन्य से मिलकर बना, इसमें मात्रा किसकी है ए की। फिर बाद में प स्वर रहित है, फिर बाद में क्या त, और तय में किसकी मात्रा ए की। फिर है उद्वेग उ, उसके बाद में द स्वर रहित है, फिर बाद में द के नीचे व में किसकी मात्रा ए की। फिर बाद में क्या ग, और ग में किसकी मात्रा आपके ए की। फिर आपके उद्योग उ, उसके बाद में ध्य, ये आपके संयुक्त व्यंजन बोलो इसको, ध्य किससे मिलकर बना दे प्लस य से, और इस य में किसकी मात्रा है ओ की। और फिर क्या है ग और बाद में ए। अब देखिए तो उ सब के अंदर है, यहां से क्रम पता नहीं चलेगा। फिर बाद में द, यानी कि तय पहले आता है और दे बाद में आता है, इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। उ त क, यहाँ पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पता चलेगा कि सर अनुस्वार पहले आता है, ये मूर्धन्य से तो बाद में आएगा, तो इनका क्रम तो सेट हो गया। ये पहले नंबर पे आएगा कौन सा, उत्कंठा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा उच्चिप्त, ये तो सही है। अब इनका क्रम सेट करो, उद्योग और इसमें से। अब देखो उ और दे से होता नहीं है, तो यह पहले आएगा या फिर वह, सर ये आएगा उद्योग पहले आएगा, तो इसको तीसरा नंबर दे दो उद्योग को, और चौथे नंबर को क्या दे दो उद्वेग दे दो। तो कौन से विकल्प के अंदर उत्कंठा उच्चिप्त, उत्कंठा उच्चिप्त उद्योग और उद्वेग विकल्प स के अंदर दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार ये आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं, ये देखिए व्याख्या, जैसे मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया वैसे वैसे यहाँ भी कर रखा है। ये इन चारों शब्दों का क्या है क्रम है, उत्कंठा उच्चिप्त उद्योग उद्वेग। चलिए आगे, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम होगा। पल्लव पलंग पर्वत पक्ष, पक्ष पर्वत पलंग पल्लव, पलंग पल्लव पर्वत पक्ष, और पक्ष पर्वत पल्लव पलंग। और इनका पता करने के लिए, शब्दकोश का सही क्रम का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक ही चीज, इन शब्दों का आपको विच्छेद करना ही पड़ेगा। और विच्छेद कैसे, जैसे मैंने पहले प्रश्न के अंदर किया वैसा वैसा विच्छेद यहाँ कर लेंगे। चलो इस प्रश्न का विच्छेद मैं आपके सामने कर ही लेता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं पहले इन पहले वाले चार शब्दों को लेता हूं, क्रम तो बाद में हम सेट कर लेंगे। पल्लव शब्द है, पै क्या, पै में किसकी मात्रा ए की, फिर बाद में स्वर रहित, फिर बाद में लय में किसकी मात्रा ए की, उसके बाद में व, और वह में किसकी मात्रा ए की। इस प्रकार आपको टुकड़े करने हैं शब्दों के। फिर आपके पलंग, ये प में ए की मात्रा, फिर बाद में द, और लय में क्या लगा हुआ अनुस्वार, ये अनुस्वार, फिर बाद में ग, और ग में किसकी मात्रा ए की। फिर आपके पर्वत, ये प में ए की मात्रा, फिर बाद में रे, और रे में कोई मात्रा नहीं, रे स्वर रहित है। उसके बाद में वह में ए की मात्रा, फिर बाद में त, और तय के अंदर आपकी कौन सी मात्रा ए की मात्रा। फिर आप पक्ष, ये प में ए की मात्रा, फिर अक्षय संयुक्त व्यंजन, अक्षय किससे मिलकर बना क, और मूर्धन्य से, और उसके बाद में किसकी मात्रा ए की मात्रा। अब इनको पता कीजिए, आप देखो पै सब के अंदर है कि सर बिल्कुल पै सब के अंदर है, पै के बाद में ए सब के अंदर है, तो इन दोनों वर्णों से पता नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। उसके बाद में ले रे और कै, तो सबसे पहले कौन आएगा इन वर्णों में से, इन वर्णों में सर कै आएगा सबसे पहले, तो इसको एक नंबर दे दो। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में ये रे, ले बाद में रे वाला आएगा, इसको दूसरा नंबर दे दो, मतलब पक्ष को पहला नंबर। उसके बाद में ये कौन सा है पर्वत, पर्वत को दूसरा नंबर, फिर यहाँ भी ले, यहाँ भी ले। उसके बाद में वापस इस आधे ले के बाद में
ये अनुस्वार आ गया, क्या आ गया, अनुस्वार, तो इसका तीसरा नंबर लग जाएगा। फिर वापस ले तो वैसे ही चौथा नंबर लग जाएगा। तो क्रम क्या रहेगा आपके, पक्ष, पर्वत, पलंग और पल्लव। तो विकल्प ब आपका क्या रहेगा, सही रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको शब्दकोश का क्रम आपको सही करना है। पक्ष, पर्वत, पलंग और पल्लव, ये होगा सही क्रम। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। पहला जो प्रश्न था उसी प्रकार वापस प्रश्न पूछा गया। आप शब्दों का विच्छेद करके उसके बाद में कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको एक बार बताता हूं, ये इसमें ऊ डायरेक्ट, चलो विच्छेद कर देते हैं। ये ज्ञान शब्द है, शब्द क्या, उधर विच्छेद करते थे, ज्ञान, जय प्लस यहां से मिलकर बना, और मात्रा किसकी पीछे, आ की। फिर बाद में न और न में किसकी मात्रा, ए की। ओके, फिर है ऋषि, ये री का मूर्धन्य स, और इस स के अंदर किसकी मात्रा, छोटी ई की मात्रा। फिर है ग्रीष्म, ये आपके ग के नीचे किसकी मात्रा, रे वर्ण, और रे के साथ किसकी मात्रा है, बड़ी ई की। फिर आपके मूर्धन्य स स्वर रहित है, और उसके बाद में म और मैं में किसकी मात्रा, ए की। ये ग्रीष्म। फिर है ऊऋण, ये ऊ के बाद में री के बाद में अण, और अण में किसकी मात्रा, ए की मात्रा। अब आपको क्रम देखना, तो सबसे पहले कौन आएगा, कि सबसे पहले सर ऊ आएगा, तो 1 नंबर दे दो इसको, ऊ को, ऊऋण को। फिर उसके बाद में ये री, क्योंकि स्वर सबसे पहले आते हैं, तो स्वरों में भी ए आ ई ऊ, उसके बाद री आता है, तो ये ऋषि को दूसरा नंबर दे दो। फिर बाद में जय आता है या ग, कि सर ग आता है, क वर्ग वाला, तो इसको तीसरा नंबर दे दो। फिर चौथे नंबर पर ज्ञान आ जाएगा। ये इस प्रकार इनका क्रम रहेगा। तो शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा, तो सबसे अंत में आएगा ज्ञान। सबसे अंत में कौन आएगा, ज्ञान। ठीक है, तो ये आपका क्रम, और सबसे अंत में कौन, ज्ञान। हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम आपको पहचानना है, सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले इनका क्या करना होगा, एक ही बात, इन शब्दों का विच्छेद करो। क्या करना होता है, शब्दों का विच्छेद। क्रम, कर्म, करम, ट्रक, इनका क्या करते हैं अपन, विच्छेद करते हैं। पहला शब्द कौन सा है, क्रम। क स्वर रहित है, क में रे लगा हुआ, ये स्वर सहित है। रे में किसकी मात्रा, ए की मात्रा। फिर बाद में म और मैं में किसकी मात्रा, ए की। ओके, फिर आपके कर्म, ये कर्म, ये क में किसकी मात्रा, क में ए की मात्रा। फिर ये रे स्वर रहित है। फिर बाद में म में किसकी मात्रा, ए की। फिर आपके करम, करम, क में ए की मात्रा, रे में ए की मात्रा, और आपके म ए की मात्रा। फिर है ट्रक, ट के नीचे क्या लगा हुआ, र, और इस रे के अंदर किसकी मात्रा, ए की। फिर बाद में आपके क, और इस क के अंदर किसकी मात्रा, ए की। अब मैंने विच्छेद कर दिया, अब आपको पता करना। तो सबसे पहले तो क और ट, यानी कि ये तो ट्रक है वो लास्ट में ही आएगा, 4 नंबर पर आएगा। ये जो ट्रक है वो लास्ट में आएगा। फिर है आपके क के बाद में ए, क के बाद में ए, मतलब इन दोनों में से दूसरे नंबर पे आएगा। क र क ए रे, रे के बाद में ये ए और इधर मैं, इसका मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये कर्म आएगा। ठीक है, फिर बाद में तीसरे नंबर पे आएगा ये, और चौथे नंबर पे आएगा ये वाला, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया ना, एक मिनट। इसको तो मैंने चौथा नंबर दे दिया, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये क र म, तो ये आएगा पहले नंबर पे, ये आएगा आपके दूसरे पे, ये आएगा तीसरे पे, और ये ट्रक चौथे नंबर पे है। तो कर्म, फिर आपके कर्म, फिर क्रम, और उसके बाद ट्रक। विकल्प से के अंदर ये आपका सही अनुक्रम दिया गया है। ये देखिए, कर्म, कर्म, क्रम और ट्रक, यहां भी मैंने बिल्कुल सत्य दिया। ये आपका
कोश क्रम के अनुसार सही क्रम होगा ये। तो ये थे आपके वर्ण विचार और कोश क्रम के प्रश्न और विस्तृत व्याख्या। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और प्रयास मेरा रहेगा कि 1-2 क्लासें और लेके आऊँ, लेकिन अभी स्कूलें खुल गई है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। आप अपनी तैयारी जहाँ से भी कर रहे हो, जहाँ से भी जो कंटेंट पढ़ रहे हो, उसी को बार बार पढ़िएगा, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। मिलते हैं आगे कभी एक और क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।